नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जो TG2 की वैकेंसी निकली है UPPCL से उसके बारे में। देखिए, जो TG2 की वैकेंसी निकली है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि इसका एग्ज़ाम कब होगा, ठीक है, इसकी वर्क प्रोफाइल क्या है, इसकी पोस्टिंग कहाँ पर होती है, प्रमोशन की क्या सिचुएशन है, वर्क प्रेशर कैसा है, लीव्स कैसी मिलती है, फैसिलिटीज़ कैसी मिलती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। यूट्यूब पे पड़े हुए आप मेरे पीछे सारे वीडियोस देख सकते हैं। उन पे मैंने जो भी बातें कही हैं सारी ऑथेंटिक हैं और सिर्फ जेन्युइन बात कही है। वीडियो में लंबा नहीं खींचता हूँ, बस जो भी बातें करता हूँ ऑथेंटिक करता हूँ। तो वीडियो को हम फालतू की बातें ना करते हुए आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि TG2 का मतलब TG2 है क्या। TG2 मतलब आप कह सकते हैं टेक्नीशियन ग्रेड, इसकी जो पूरा नाम है टेक्नीशियन ग्रेड है। टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड कहते हैं, आप तो खैर इसे टेक्नीशियन ही कहते हैं। और ये एक फील्ड का एम्प्लॉई है, मतलब इसका काम कार्यालय में बैठ के नहीं करने का है जैसे बाबू लोग करते हैं, वैसा नहीं है। इसका काम है फील्ड में रह के सीधा संवाद स्थापित करना जनता से, ठीक है। तो मतलब ये कम्युनिकेट, एक तरह से ये कम्युनिकेट करता है, ये ब्रिज है जो पावर कॉरपोरेशन है उसके और जो आम लोग हैं उनके बीच का, ठीक है। ये जूनियर इंजीनियर के अंडर में काम करता है, मतलब ठीक इसके ऊपर वाली जो पोस्ट होती है जूनियर इंजीनियर होती है। और जो इसको डायरेक्शंस मिलते हैं काम करने के लिए डे टू डे लाइफ में, वो जूनियर इंजीनियर से मिलते हैं। और इसकी पोस्टिंग जो होती है वो सब स्टेशन पे होती है। पहले क्या होता था, इनको जो है ऑफिशियल वर्क भी दे दिया जाता था। इनकी पोस्टिंग सब डिवीज़न में भी कर दी जाती थी, डिवीजन्स में भी कर दी जाती थी। क्योंकि पहले जो है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट मतलब बाबू की जो पद थे वो बहुत कम भरे हुए थे। तो ऑफिशियल स्टाफ की कमी की वजह से TG2 को ऑफिस में रख लिया जाता था और उनसे ऑफिस के काम भी करा ली जाते थे। जैसे बिल डिवीजन्स हो गया, नए कनेक्शन जो दिए जाते हैं वो हो गया, राजस्व निर्धारण हो गया, RC RTI, इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट है ना, एग्रीमेंट, इस तरह के कोई भी काम उनसे करा ली जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्या है कि स्टाफ जो है वैकेंसी फिल करी जा रही है UPPCL के द्वारा। तो जो ऑफिस में स्टाफ है वो बाबू का ही रहेगा, TG2 का नहीं रहेगा। और इसके स्पष्ट आदेश हैं कि TG2 की पोस्टिंग जो है उसके सब स्टेशन पर ही करी जाए। तो एक TG2 की पोस्टिंग सब स्टेशन पर ही करी जाएगी, इसलिए शुरुआत में। और एक बात और, जब कोई नया TG2 आता है, मतलब कोई नई वैकेंसी आती है, तो ये स्पष्ट लिखा रहता है कि TG2 या फिर कोई भी व्यक्ति हो उसको रूरल में ही दिया जाए। शुरुआत के 2 साल तक रूरल में ही उसकी पोस्टिंग रखी जाए, अर्बन में उसे ना लाया जाए। तो आपकी पोस्टिंग भी रूरल एरियाज़ में होगी, ग्रामीण इलाकों में होगी और आपकी सब स्टेशन पर ही होगी। अगर हम हियार्की की बात करें कि UPPCL में हियार्की कैसे होती है, तो सब स्टेशन और सब स्टेशन से ऊपर होता है सब डिवीज़न। तो सब डिवीज़न, एक सब डिवीज़न के अंडर में लगभग 4 सब स्टेशन आ जाते हैं, 4 से 5। फिर उसके ऊपर होता है डिवीजन्स। सब डिवीज़न का जो ऑफिसर होता है वो होता है एक SDO, सब डिविजनल ऑफिसर, ठीक है। सब डिवीज़न से ऊपर होता है डिवीज़न। एक डिवीज़न के अंडर में 4 से 5 सब डिवीज़न होते हैं। डिवीज़न का जो ऑफिस इंचार्ज होते हैं वो होते हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। इसके ऊपर आता है सर्किल। सर्किल जो होता है, सर्किल के एक सर्किल के अंडर में 4 से 5 डिवीज़न होते हैं। सर्किल जो होता है उसके जो इंचार्ज होते हैं, ऑफिस कार्यालय अध्यक्ष जिसे कहेंगे, वो होते हैं आपके सुपरिटेंडेंट इंजीनियर। फिर उसके ऊपर आता है जोन। एक जोन के अंडर में होता है 4 से 5 सर्किल। जोन के जो हेड ऑफ़ द ऑफिस होते हैं वो होते हैं चीफ इंजीनियर। फिर जोन से ऊपर होता है MD ऑफिस, उसमें जो हेड ऑफ़ द ऑफिस होते हैं वो आपके होते हैं IAS ऑफिसर होते हैं, ठीक है। और एक MD ऑफिस के अंडर में 4 से 5 जोन होते हैं। फिर उसके ऊपर शक्ति भवन है, इनके भी हेड जो है IAS ऑफिसर होते हैं जो लखनऊ में है, ठीक है। अब जो TG2 है, मैंने बताया कि इसकी पोस्टिंग सिर्फ सब स्टेशन में करी जाती है। TG2 से ऊपर की पोस्ट JE होती है, जो डे टू डे लाइफ में वो काम करता है, वो सब उसको JE द्वारा आवंटित करे जाते हैं। मतलब ऊपर के लोग भी उसको आवंटित करते हैं काम, आपको ये करना है ये करना है, लेकिन डे टू डे लाइफ में काम जो है वो JE लेता है उससे, ठीक है। लेकिन जो इसका रिपोर्टिंग ऑफिसर होगा TG2 का, वो होगा सब डिविजनल ऑफिसर, मतलब SDO, ठीक है। वो SDO ही इनकी छुट्टी वगैरह सेंक्शन करते हैं। अगर इनको छुट्टी पे जाना है तो उसमें भेजते हैं, ये काम SDO का होता है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि TG2 का काम क्या है, उसकी वर्क प्रोफाइल क्या है। तो वर्क प्रोफाइल की बात करें तो सबसे पहला काम तो यह है कि जिस सब स्टेशन पर उसकी पोस्टिंग करी जाती है। अब आप कहेंगे सब स्टेशन क्या है। सब स्टेशन मतलब वो जगह है जहाँ से एक्चुअली मतलब उस एरिया में लाइट सप्लाई हो रही है। मतलब जिस एरिया में जो सब स्टेशन होगा, ये एक UPPCL में सबसे छोटी यूनिट होती है, सबसे छोटा ऑफिस है। तो उस जगह से ही, क्या नाम है, जो आपने देखे होंगे ना बड़े बड़े बिजली के तार वो लगे रहते हैं, मतलब इंस्ट्रूमेंट लगे रहते हैं, खंभे लगे रहते हैं, मशीनें लगी रहती हैं, तो वो सब स्टेशन ही होता है, ठीक है। उस सब स्टेशन से ही उस एरिया में लाइट सप्लाई होती है। जहाँ से भी लाइट आ रही है पहले वहाँ तक आएगी सब स्टेशन तक, और फिर उस सब स्टेशन से लाइट सप्लाई होगी आगे, ठीक है, जो घरों में है।
इसके लिए जो इनका पहला काम है वो तो यही है कि जिस सर्विस स्टेशन पे इनकी पोस्टिंग है उस सर्विस स्टेशन के दायरे में जो भी घर आ रहे हैं, जो भी एरिया आ रहा है, उनमें इलेक्ट्रिसिटी मेंटेन करना, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को मेंटेन करना। अगर कोई फॉल्ट वगैरह हो गया तो उसको सही करवाना, ठीक है। अगर कहीं पे कोई ब्रेक डाउन लेना है और रोस्टिंग वगैरह होती है, उन सब चीज़ों का ध्यान रखना। और उसके बाद जो दूसरा जो मेजर काम होता है वो होता है रेवेन्यू कलेक्शन। क्योंकि देखिए, अगर इस डिपार्टमेंट का सीधा सा हिसाब है, यहाँ पर रेवेन्यू कलेक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर लाइट दी जा रही है तो पैसा आना भी बहुत ज़रूरी है। तो उस पैसे को कलेक्शन करने के लिए ऐसा नहीं है कि बस हमने लाइट दे दी तो अब हम उपभोक्ता के भरोसे बैठ जाएंगे कि हाँ भाई वो लाइट हमको पैसे देगा और बस चलता रहेगा। उसके लिए सार्थक प्रयास करे जाते हैं, जैसे घरों घरों जाके उसको मोटिवेट करा जाता है, फ़ोन पे कहा जाता है, जैसे कहते हैं ना कि बकाया निकाला जाता है कि आप अपना पैसा जमा करो। इसके अलावा उसका जो है डिस्कनेक्शन करा जाता है, मतलब लाइन काट दी जाती है कि जब अगर तुम बिल नहीं जमा करोगे तो तुम्हारी लाइन काट दी गई है, अब जब तक बिल जमा कर दोगे उसके बाद लाइट जोड़ दी जाएगी। तो ये सब काम भी यही करते हैं। फिर अगर लाइन काट दी तो ये भी ध्यान रखा जाता है कि वो तुम्हारे जाने के बाद पीछे से लाइट जोड़ ना ले, तो उसकी फिर विद्युत चोरी की एफआईआर कराई जाती है। या फिर उसने जो सैंक्शन लोड करा रखा है उससे ज़्यादा का अगर वो लोड चला रहा है तो इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाता है, उसमें उसकी अनियमितता भरी जाती है। तो ये सब काम भी TG2 के द्वारा ही करे जाते हैं, ठीक है। TG2 और बाकी पूरी टीम भी होती है, और उस टीम में TG2 भी होता है। तो रेवेन्यू कलेक्शन का भी इसका काम है। तीसरा मेन काम जो है, अगर कोई अपना नया कनेक्शन लेना चाह रहा है, घर के लिए लेना चाह रहा है, ट्यूबवेल हो गया, दुकान के लिए, किसी फैक्ट्री के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो उससे संबंधित जो भी कार्रवाई होती है, मतलब उस स्थल का निरीक्षण करना, वहाँ पर खंभा कितना दूरी पे चाहिए, कितने खंभे चाहिए, कितनी मीटर लाइन बनेगी, क्या क्या उसमें सामान लगेगा, तो ये पूरा एस्टिमेट बनता है। तो वैसे तो ये काम जेई का होता है, लेकिन जेई करवाता TG2 से ही है, ठीक है। क्योंकि जेई तो अपने साइन करता है और बाकी चीज़ें अपनी औपचारिकताएँ पूरी करता है, पर ये सब काम TG2 के द्वारा ही करवाया जाता है। एक तरह से TG2 उसका हेल्पिंग हैंड है जेई का। तो ये सब काम भी TG2 के द्वारा करवाया जाता है। इसके अलावा अगर किसी को अपना कनेक्शन कटवाना है तो कनेक्शन कटवाने के लिए जो इनिशियल जो स्टेज पे काम होता है वो TG2 के द्वारा ही मेंटेन करा जाता है, ठीक है। तो बकाए पे जो डिस्कनेक्शन करे गए हैं उनमें अगर उन लोगों ने पैसा नहीं जमा करा है तो फिर उनकी जो आगे की कार्रवाई होती है उससे संबंधित काम भी TG2 के द्वारा ही करा जाता है। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो TG2 के द्वारा करे जाते हैं डे टू डे लाइफ में। मतलब जेई एक तरह से हेल्पिंग हैंड है। और आप ये कह सकते हैं कि क्योंकि एक जनता से सीधा संवाद होता है, तो अगर आपके क्षेत्र में कोई भी आदमी है, या फिर आप खुद ही कह लीजिए कि अगर आप हैं, अगर आपको कोई भी काम पड़ेगा तो आप देखेंगे कि आप सबसे पहले TG2 या जेई के ही पास जाएंगे। तो जेई या TG2 या जेई एक दूसरे के मतलब एक सिक्के के दो पहलू हैं। जेई एक तरह से साइन करने वाला व्यक्ति है, लेकिन जो काम करेगा वो TG2 ही करेगा, ये समझ लीजिए, ठीक है। अब जो चोरी वगैरह पकड़ी जाती हैं उसके लिए जो टीम होती है उसमें भी TG2 रहता है, ठीक है, जो इस तरह के काम करते हैं। तो जो एक TG2 होता है वो डायरेक्ट डील करता है कंज्यूमर्स के साथ अपने एरियाज़ में, ठीक है। अब अगर ऑफिस टाइम की बात करी जाए तो जो सरकारी टाइम है वैसे तो 10 से 5 है, लेकिन अब देखिए टाइम ऐसा आ चुका है कि हर डिपार्टमेंट को, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, खास करके वो डिपार्टमेंट जिसका सीधा जो मतलब जो रेवेन्यू वाला डिपार्टमेंट है, जहाँ पर रेवेन्यू कलेक्शन की बात है, तो उसको प्रॉफिट में लाने की कोशिश करी जा रही है कि लॉसेस कम से कम हो जाए और प्रॉफिट में उसको लाया जाए। तो ये कोशिश इस डिपार्टमेंट में भी करी जा रही है। तो 10 से 5 की जो टाइमिंग है वो तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इसके दो कारण हैं। पहली चीज़ तो यह है कि आप एक ऐसे डिपार्टमेंट में हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी आपको मेंटेन करनी है। अब आप खुद सोचो, अगर आपके घर में रात के 10 बजे लाइट चली जाती है तो आप बिजली वालों को गाली देना शुरू कर देते होंगे कि तो सोचो उस टाइम लाइट कौन सही करता है, रात के 10 बजे, रात के 11 बजे, रात के 12 बजे। और ये जो रोस्टिंग होती है तो ये सब ऑफिस का स्टाफ ही तो होता है, तो ये फील्ड का स्टाफ ही होता है। अब मान लीजिए कहीं पर ट्रांसफार्मर फूक गया तो उसको कोई संविदा वाला स्टाफ तो कर नहीं रहा होगा, एक पूरी टीम होती है, संविदा का स्टाफ होता है, जेई होता है, जो साहब भी होते हैं, TG2 भी होते हैं। तो ये सब लोग मिलकर करते हैं। अब रात के 10 बज रहे हो, 11 बज रहे हो, 12 बज रहे हो, सुबह के 4 बज रहे हो, तो टाइम तो कोई फिक्स रहा ही नहीं वैसे भी, अगर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की बात करें उसको मेंटेन करने के लिए। तो इसलिए अगर इनकी टाइमिंग की बात करी जाए तो 24/7 की है। वैसे 10 से 5 एक क्राइटेरिया है, 10 बजे ऑफिस तक आ जाने चाहिए और 5 बजे आप छोड़ सकते हो, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। दूसरी बात, आजकल रेवेन्यू कलेक्शन के लिए क्या है, इस डिपार्टमेंट में मॉर्निंग रेड्स करी जा रही हैं, सुबह 4 बजे 5 बजे टीम बना के जो है, क्योंकि रात को क्या होता है लोग अपना कटिया डाल के सो जाते हैं और फिर सुबह भूल जाते हैं क्योंकि देर में उठते हैं, तो इसलिए उनको मौके पर पकड़ने के लिए सुबह 4 बजे 5 बजे भी मॉर्निंग रेड्स करी जाती हैं। अब तो एक नई चीज़ और निकल गई, रात को भी नाइट रेड्स भी करी जाने लगी हैं, रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे। तो इन सब चीज़ों की वजह से भी इसका कोई टाइम डेफिनेट नहीं रहा। फिर वर्क प्रेशर अब इसमें ज़्यादा बढ़ गया, रेवेन्यू कलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया जा रहा है। मतलब
कंज्यूमर के जो है अपना घरों पे जाके उसको फ़ोन करके या फिर उसको पम्फलेट दे के उसको मोटिवेट करके भाई रेवेन्यू कलेक्शन ज़रूरी भी है, अगर रेवेन्यू नहीं आएगा तो फिर लाइट कैसे दी जाएगी। तो इन सब वजह से जो इसका टाइम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, इसका कोई डेफिनेट टाइम नहीं है। फिर भी अगर नॉर्मली अगर मोटा मोटी मान के चलें तो 10 से 7 तो नॉर्मली मान के चलिए, ठीक है। अगर अब छुट्टियों की बात करें तो एक साल में 14 कैजुअल लीव मिलती है जिसको CL कहते हैं, आकस्मिक अवकाश, और 31 मिलती है अर्न लीव, 31 जो है। इसके अलावा 365 मेडिकल लीव मिलती हैं पूरी लाइफ में। लेकिन अगर इन छुट्टियों की बात करें, 14 कैजुअल लीव या अर्न लीव पब्लिक हॉलीडेज़ में मिलते हैं ऑफिशियली, संडे की भी छुट्टी होती है, सेकंड सैटरडे की भी होती है, पर प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये मिल नहीं पाती। मैंने बताया रेवेन्यू कलेक्शन और इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी मेंटेन करने की वजह से इन छुट्टियों को एक TG2 अवेल नहीं कर पाता है, क्योंकि वर्क प्रेशर ज़्यादा है। संडेज़ में भी जाना पड़ सकता है आपको और पब्लिक हॉलीडेज़ में भी आपको जाना पड़ सकता है, और जाना पड़ नहीं सकता, जाना पड़ता ही है। जब आप जिस डिपार्टमेंट में आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। मतलब अगर आप सिलेक्शन हो जाते हैं और बाद में ये सोचते हैं कि मेरी 10 से 5 की नौकरी होगी और मुझे सारी छुट्टियां मिलेंगी, तो ये बात तो दिमाग से निकाल दीजिएगा। ये बात तो बिल्कुल होने वाली नहीं है। आपकी छुट्टियां सारी, मतलब ये लगा लीजिए, मैं मान के चलता हूँ कि महीने में अगर 4 संडे पड़ते हैं, 2 भी अगर आपको मिल जाएँ तो बहुत बड़ी बात है। फिर आगे चलते हैं कि मैंने बताया कि जो पब्लिक हॉलीडेज़ होते हैं उसमें उसको ये सारे काम करने पड़ते हैं। रेवेन्यू कलेक्शन हो गया, डिस्कनेक्शन हो गया, थेफ्ट कैचिंग मतलब चोरी के मुकदमों को पकड़ना, और अदर जो डिपार्टमेंटल वर्क्स होते हैं इनको भी करना पड़ता है, ठीक है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो, देखिए एक तो 2 तरह के लोग हैं जिनको सिर्फ जॉब चाहिए ही चाहिए, तो चाहिए तो भैया बिल्कुल इसको करनी चाहिए, और आज के टाइम पे बेरोज़गारी इतनी है कि तो किसी को जॉब मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात यह है कि कोई किसी के ड्रीम्स हैं बहुत बड़े हैं और वो चाहता है कि मुझको किसी और जॉब में भी जाना है, और अगर वो फिर ये सोच के चल रहा है ना कि ये वाली जॉब लग जाएगी और मैं साथ साथ पढ़ाई करता रहूँगा, तो देखिए मेरे अकॉर्डिंग ये तो पॉसिबल है नहीं, मतलब मुझको नहीं लगता कि ऐसा पॉसिबल हो जाएगा। तो आप आइए, करिए, उसके बाद फ़ील करिए कि क्या स्थिति है, या फिर अगर आपका कोई जानने वाला TG2 कहीं पे जॉब कर रहा हो तो उसको भी देखिए। वैसे TG2 को कैश कलेक्शन पे भी बिठाया जाता है, कैशियर भी बनता है, वो कैश कलेक्शन भी करता है। और कैश कलेक्शन में वैसे देखा जाए तो 10 से 2 या 10 से 3 भले छुट्टी हो जाती है, पर वार्षिक तौर पे एक स्कीम आती है OTS, जिसमें एक मुश्त समाधान योजना के तहत पैसा जमा कराया जाता है, ब्याज वगैरह माफ़ कर दिया जाता है। तो उसमें उसको लंबे टाइम तक भी रुकना पड़ता है, रात को 8, 9, 10, 11, 1-1 बजे तक भी रुका है, मैं ये मान लीजिए बस। कभी कभी तो इसमें ऐसे ऑर्डर हो जाते हैं कि सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक कैशियर अपना कैश कलेक्शन करेगा, तो वो भी करना पड़ता है। फिर दूसरी बात है कि कैशियर की अगर आपकी पोस्टिंग हो जाती है तो कैशियर पर तो लगभग समझ लीजिए कि सारे संडे ही आपके चले जाते हैं, वो संडे आपको मिलता ही नहीं, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं कि सैलरी क्या रहेगी। सैलरी अगर आपकी देखी जाए तो इसमें बेसिक सैलरी है आपकी 27,200 रुपये, ठीक है। 27,200 रुपये पर आपको DA मिलेगा, जो कि अभी चल रहा है करंट में 38%, लेकिन जब तक आपकी पोस्टिंग होगी बढ़ चुका होगा, तो मान लीजिए कि 3% बढ़ गया होगा तो 41% पे पोस्टिंग हो जाएगी आपकी, ठीक है। उस पर HRA मिलता है 1,000 रुपये, मतलब 3 क्लास की सिटीज़ है, क्लास A, क्लास B, क्लास C। क्लास A में जैसे मेरठ हो गया, मुरादाबाद हो गया, सहारनपुर हो गया, ऐसे बड़े शहर, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, इनके 3,000 रुपये हैं। और जो छोटे शहर होते हैं, मतलब जैसे बिजनौर हो गया, ठीक है, संभल हो गया, इस तरह के मोदी नगर हो गया, इनके हैं 1,500 रुपये। और एक इससे भी छोटे आते हैं जो तहसील स्तर पे होते हैं, उनके हैं 1,000 रुपये। तो वैसे देखा जाए तो क्योंकि रूरल एरियाज़ में पोस्टिंग होगी, तो मेरा मानना है कि आपकी पोस्टिंग ऐसी जगह पे होगी जो तहसील या ब्लॉक लेवल पे होगी, ठीक है। तो मतलब 1,500 रुपये, 1,000 रुपये HRA रहने वाला है। मेडिकल अलाउंस मिलता है आपको 200 रुपये, ठीक है। एक टेक्निकल अलाउंस मिलता है 150 रुपये। फिर इसके बाद जो डिडक्शन होते हैं, डिडक्शन की बात करी जाए तो जो बेसिक सैलरी मतलब 27,200 प्लस जो उस पर DA लगेगा 41% लगा लीजिए, उन दोनों को जोड़ कर 10% निकाल लीजिएंगे, तो इसका फ़ंड कटता है। ये फ़ंड आपका एक बना रहता है, उसमें आपका हर महीने डिडक्शन होता रहता है, जितना डिडक्शन होगा उतना ही UPPCL भी डालता है, जो आप रिटायरमेंट पे निकाल सकते हैं या फिर बीच में आपको कभी ज़रूरत हो तो विभागीय नियम अनुसार निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें अगर आपको डिपार्टमेंटल कनेक्शन भी मिलता है जिसके आपको 499 रुपये या 540 रुपये लगभग कटते हैं, लेकिन डिपार्टमेंटल कनेक्शन की बात करें तो उसको भी ख़त्म करने की बात अब चल रही है, क्योंकि सरकार ये चाहती है या प्रबंधन ये चाहता है कि इस कनेक्शन मतलब जो सुविधा दी जा रही है उसको ख़त्म करा जाए, और जो विभागीय कर्मचारी हैं वो भी आम नागरिकों की तरह कनेक्शन का उपयोग करें और आम नागरिकों की तरह वो पैसा दें। तो ये सर्विस कितने दिन रहने वाली है अभी नहीं कहा जा सकता, क्या पता जब तक आप आए जब तक ख़त्म ही हो जाए, तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता इस बारे में, ठीक है। मेडिकल फैसिलिटी की अगर बात करी जाए जो इसमें मिलती है, तो मेडिकल फैसिलिटी बस आप ये लगा लीजिए कि अगर कोई गंभीर बीमारी है, वैसे तो राज्य सरकार में कैशलेस फैसिलिटी आ चुकी है पर अभी निगम में नहीं आई,
उसमें ये है जो गंभीर बीमारियाँ होती हैं, जैसे किसी को कैंसर है, कोई टीबी की बीमारी है, हार्ट अटैक वगैरह आ गया, ठीक है, किसी तरह की सर्जरी होनी है, तो इस तरह की बीमारियों के लिए जो बड़े हॉस्पिटल जैसे मैक्स हो गया, मेट्रो हो गया, गंगाराम हॉस्पिटल हो गया, तो जो बड़े नाम हैं ये इसमें आपको फैसिलिटी मिल जाएगी कैशलेस, कोई पैसा खर्चा नहीं होता डिपार्टमेंट की तरफ से। लेकिन जो कुछ छोटे होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया, वो भर्ती है, तो उस दौरान जो होगा खर्चा उसका रिम्बर्समेंट करा लेंगे। पुत्री का किसी ने ऑपरेशन करा लिया, अल्सर का करा लिया, उसका सॉरी क्या नाम है, मतलब कुछ बीमारियाँ छोटी मोटी होती हैं, इनका ऑपरेशन करा लिया, निमोनिया, टाइफाइड, इनकी वजह से एडमिट रहा है, तो इसका मतलब कैशलेस इलाज नहीं होता, इसका आपको रिम्बर्समेंट मिलता है। जो भी उस टाइम कहना में दरें चल रही होंगी उसके हिसाब से उसका रिम्बर्समेंट हो जाता है, मतलब पहले आप पेमेंट कर दीजिए, उसके बाद आपको पैसा मिल जाएगा, ठीक है। अब प्रमोशन की बात कर लेते हैं कि प्रमोशन की स्थिति क्या है। तो प्रमोशन एक TG2 का जो है वो होता है जेई पे, और जेई का प्रमोशन होता है एसडीओ पे, और एसडीओ का प्रमोशन होता है एक्सचेंज पे, और एक्सचेंज का प्रमोशन होता है एससी पे, और एससी का प्रमोशन होता है चीफ पे, और चीफ का प्रमोशन होता है डायरेक्टर्स पे। डायरेक्टर से आगे नहीं जा पाते, ठीक है। तो इस तरह से इसकी हायरार्की होती है। तो एक TG2 अपनी सर्विस में अगर वो मतलब ये लगा लीजिए कि 20-22 साल की एज में लग जाता है, तो ये मान के चलिए कि लगभग एक्शन या फिर एसडीओ तो बन ही जाएगा कन्फर्म, और कुछ चांस एक्सचेंज बनने के भी होते हैं। अब इसमें क्राइटेरिया थोड़ा अलग हो जाता है। जैसे TG2 है, अगर नॉर्मली है मतलब 10+ ITI पास है, तो सिर्फ 10 साल बाद उसको जेई पे प्रमोशन कर दिया जाएगा। लेकिन अगर उसके पास पॉलिटेक्निक है, मतलब डिप्लोमा है, तो फिर उसको 5 साल में ही कर दिया जाता है TG2 से जेई पे जो इस टाइम मतलब ग्रेड पे चल रहा है वो है 4600, मतलब उसका जो बेसिक है वो है 44,900। एक जेई 5 साल की सर्विस के बाद एलिजिबल हो जाता है एसडीओ पे प्रमोशन के लिए। नॉर्मली 5 साल में होता नहीं है, पर 10 साल में या 7-8 साल में हो जाता है, 10 साल मान के चलिए। फिर एक एसडीओ का भी ये लगभग 10 साल की सर्विस करके एक्सचेंज बन जाता है। तो आप इस हिसाब से लगा सकते हैं कि मान लीजिए आप TG2 अगर कोई अपनी 20 साल की उम्र में बनता है, और अगर उसके पास वो नहीं है, क्या कहते हैं आपका, तो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा नहीं है, तो 10 साल बाद वो जेई बन जाएगा। 30 साल की उम्र में जेई बन गया, फिर 10 साल और सर्विस करेगा, 40 में एसडीओ बन गया, और फिर 10 साल और करेगा तो 50 में एक्सचेंज बन गया। इससे ऊपर नहीं जा पाएगा, एक्सचेंज से ऊपर तो एक TG2 बिल्कुल नहीं जा सकता है, समझ लीजिए, ठीक है। आगे आ जाइए, इसमें मैंने यही दे रखा है कि भाई 5 ईयर की सर्विस जो कंप्लीट कर लेगा तो उसके बाद भी वो बन सकता है, ठीक है। प्रमोशन तो बिल्कुल इस टाइम पे चल रहा है, मतलब मुझे नहीं लगता किसी और डिपार्टमेंट में प्रमोशन इतने टाइम पे चल रहे होंगे। इस डिपार्टमेंट में चल रहे हैं पिछले 3-4 साल से, ठीक है। मतलब हर साल प्रमोशन हो रहे हैं, खूब हो रहे हैं प्रमोशन, बढ़िया करके। लेकिन ये ध्यान देखिए, वर्क भी इसमें बहुत है, बहुत ज़्यादा वर्क है इसमें, इतना वर्क है बस आप पूछ नहीं सकते। वर्क ही वर्क, वर्क ही वर्क, वर्क ही वर्क, वर्क ही वर्क। ये आपसे काम ले भी रहे हैं और आपको इस चीज़ का रिवॉर्ड भी दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। TG2 एक क्लास 3 का एम्प्लॉयज़ होता है, तो उसको कोई सेपरेट गाड़ी वगैरह तो मिलती नहीं, ना उसका कोई सेपरेट ऑफिस होता है। जब एसडीओ है, एसडीओ वन पे पहुंच जाते हैं, तो वहाँ से उनको गाड़ी मिलनी शुरू होती है। अगर क्वार्टर वगैरह की बात करी जाए, डिपार्टमेंटल क्वार्टर की, तो जो बड़े शहर हैं उनमें आपको इनकी विद्युत विभाग की कॉलोनियाँ मिल जाएंगी, तो उनमें आप ले सकते हैं। लेकिन जो छोटी जगह होती हैं, जहाँ पर मैंने कहा रूरल एरियाज़ में, वहाँ पर मतलब चांस कम ही है कि वहाँ पर आपको इस तरह की डिपार्टमेंटल कॉलोनीज़ मिलेगी। अगर आपको डिपार्टमेंटल हाउस मिल जाता है तो फिर आपको जो है वो देना पड़ता है, आपका जो HRA है वो आपका HRA कट जाएगा, ठीक है, आपको HRA नहीं मिलेगा, और इसके अलावा मेंटेनेंस भी देना पड़ेगा। लास्ट आता है थ्रेट ऑफ प्राइवेटाइजेशन। पीछे किसी ने एक वीडियो में डाला था कि मतलब आप नेगेटिव है, मतलब आपकी सोच नेगेटिव है, आप अनएम्प्लॉयमेंट है। मैं अनएम्प्लॉयड हूँ या नहीं हूँ ये कोई मुद्दा नहीं है। मैं एक बात इसमें बताई थी प्राइवेटाइजेशन की, हो सकता है इस मुद्दे पे कहा हो। देखिए, प्राइवेटाइजेशन का थ्रेट इस पर बना हुआ है क्योंकि सरकार इसको प्राइवेट करने के लिए या फिर इसमें प्राइवेट प्लेयर्स को लाने के लिए मानसून सेशन में बिल ला चुकी है। वो बिल बहुत भारी विरोध के बावजूद पास तो नहीं हुआ, बल्कि इंट्रोड्यूस भी नहीं हो पाया। वो एक समिति को भेज दिया गया था, उस पर डिस्कशन चल रहा है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है कि एक डिस्कॉम जैसे एक कंपनी है, उसके अंडर में प्राइवेट प्लेयर्स लाए जाएंगे। जैसे पहले था BSNL और MVNL थे, मतलब BSNL थे, MTNL थे, तो उसके बाद जियो वगैरह लाए गए। तो ये प्राइवेट प्लेयर्स इस तरह के ही लाए जाएंगे जो अपनी सर्विस दिया करेंगे, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर तो UPPCL का यूज़ करेंगे, लेकिन बिजली की सर्विस देना, नए कनेक्शन देना, मेंटेनेंस वगैरह वो खुद संभाला करेंगे। तो आप सोच लीजिए फिर क्या स्थिति बनेगी, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों को लाने की सरकार सोच रही है। बिल भी आ चुका है, वो बिल भी मैं आपको दिखाऊंगा किसी वीडियो में, ठीक है। उसका ड्राफ्ट मैं आपको दिखाऊंगा। अभी तो वो एक समिति के पास है जो इस पर निर्णय ले रही है, 22 सदस्यीय समिति के पास। तो प्राइवेटाइजेशन होने के चांस हैं, ठीक है, क्योंकि एक तो बिजली हर क्षेत्र में क्या नाम है यूज़ हो रही है। आज बिना बिजली के आप कुछ सोच ही नहीं सकते। अब जैसे जो गाड़ियाँ हैं, स्कूटर वगैरह हैं, बाइक्स वगैरह हैं, ये भी इलेक्ट्रॉनिक आ रहे हैं, तो ऐसे में बिजली का कंजप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और सरकार चाहती है कि इससे प्रॉफिट हो, इससे लॉस ना हो, क्योंकि जो बिजली ये लोग ले रहे हैं, जो व्यक्ति को दे रहे हैं, ये पैसे ले के दे रहे हैं, मतलब पहले ये खरीदते हैं उसके बाद बेचते हैं। अब बेचने पर पैसा ना आए, तो इसलिए ये सोच रहे हैं कि इसको प्राइवेटाइज कर दिया जाए, ठीक है। दूसरी बात यह है कि स्टेटस क्या होगा प्राइवेट होने के बाद, एम्प्लॉयज़ का भी कुछ नहीं कहा जा सकता।
अगर ये है कि कोई प्राइवेट कंपनीज़ आती हैं तो इसको तो टेक ओवर नहीं करेगी, पर इसी बीच में इन्होंने कहा है कि प्राइवेट प्लेयर्स उतार दिए जाएंगे, तो उनका अपना स्टाफ हो सकता है, फिर वो अपनी सर्विस दिया करेंगे, तो ऐसे में इसके बिछड़ने के चांस हैं। ठीक है। अब देखिए, आप अगर अनएम्प्लॉयड है और आपको अगर कहने में कोई हायर ग्रेड पे की जॉब नहीं चाहिए, आपको लगता है कि मेरी एक जॉब लग जाए और जॉब लगने के बाद मैं अपना अच्छी सी शादी करके और अच्छी अपनी लाइफ स्पेंड करूँ, तो बहुत अच्छी जॉब है, क्योंकि प्रमोशन भी इसमें होते रहेंगे। आप इसमें अपनी एक अच्छी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके बहुत हायर सपने हैं, जैसे कोई सोच रहा है ड्रीम्स है मैं PCS करूँगा इसके बाद, या फिर मैं IAS करूँगा, बहुत लोग होते हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशंस वीक होती हैं और वो सोचते हैं कि भाई मुझे एक जॉब मिल जाए उसके बाद मैं कोई हायर क्वालिफाई करूँगा, तो स्टडी मुझे लगता नहीं कि इसमें पॉसिबल है। बाकी आपका अपना विवेक है, मैंने आपको प्लस और माइनस दोनों पॉइंट्स बताए हैं कि क्या क्या है क्या नहीं है। ठीक है। अब मेरिट की अगर बात करी जाए तो देखा जाए तो देखिए इसमें मेरिट कम जाती है। पहली कारण यह है कि एक तो जो नॉर्मल एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें क्या है वो सभी के लिए ओपन रहते हैं। मान लीजिए अगर कोई 10th पास का निकला तो सारे 10th पास किया, ऊपर वाले भी भर लेंगे। 12th पास का निकला तो 12th से ऊपर के सारे लोग भर लेंगे। ग्रेजुएशन का निकला तो ग्रेजुएशन से या ग्रेजुएशन से ऊपर वाले सब भर लेंगे। इसमें क्या ITI टेक्निकल नॉलेज रख दी, तो ITI सबके पास नहीं है, तो एक तो फॉर्म कम डलते हैं दूसरे की अपेक्षा। दूसरी बात इसकी फ़ीस है ज़्यादा। फ़ीस इसकी है 1180 रुपये थी, तो हर व्यक्ति इस फॉर्म को नहीं भर पाता। इतना सब लोगों के पास पैसा नहीं है कि हर व्यक्ति इसको फॉर्म को भर सके, तो 1180 रुपये फ़ीस होने के बाद फॉर्म भरते हैं कम। तीसरी बात इसमें क्या है, जो इसमें है कंप्यूटर वाला सेक्शन। कंप्यूटर वाले सेक्शन में मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर में आपको 20 नंबर चाहिए ही चाहिए। अगर 20 नंबर नहीं लाए तो आप लटक गए, जो आगे का 200 नंबर का पार्ट है वो आपका कैलकुलेट ही नहीं होगा, तो इसलिए इसकी मेरिट जो है जाती है थोड़ी सी कम। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा कि क्या है क्या नहीं है। एक बार मैं आपको इसकी सैलरी स्लिप चेक करा देता हूँ, आप सैलरी स्लिप देख लेंगे तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। देखिए सैलरी स्लिप है यहाँ पे, ये एक पश्चिमांचल के ही एम्प्लॉयज़ की सैलरी स्लिप है। कुछ चीज़ें हाइड करी गई हैं आइडेंटिटी को छुपाने के लिए। देखिए ये बेसिक सैलरी 28,000 रुपये है, तो इन व्यक्ति का इंक्रीमेंट लग चुका है। वैसे देखा जाए तो TC2 को ज्वाइनिंग पे एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट मिल रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि 27,200 क्या आपकी ज्वाइनिंग लोगों की 28,000 रुपये ही पे ही हो, और 38% के हिसाब से 9,520 रुपये इनको मिल रहा है आपका DA। 1,000 रुपये इनको HRA मिल रहा है, क्योंकि मैंने बताया रूरल में पोस्टिंग होती है। 150 रुपये इनको टेक्निकल अलाउंस मिल रहा है और 200 रुपये मिल रहा है मेडिकल अलाउंस। तो टोटल इनकी अर्निंग होगी 38,870 रुपये। अब इनका जो डिडक्शंस हो रहे हैं, क्योंकि CPF में जा रहा है, तो 3752 रुपये तो जा रहे हैं इनके GPF CPF में, मतलब CPF में जा रहे हैं फंड में, और 409 रुपये जा रहे हैं इनके इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस में, जो इनको इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन मिला है उसके। तो कुल मिला के इनकी सैलरी बन गई 34,709 रुपये। तो आप ये लगा के चलिए कि जब आपकी पोस्टिंग होगी तो इन हैंड सैलरी आपकी लगभग 35,000 रुपये होगी, क्योंकि DA बढ़ चुका होगा 3%, तो 35 या 35.5 मान के चलिए कि 35.5 सैलरी आपकी इन हैंड होगी, और जो आपकी ग्रॉस सैलरी होगी वो लगभग 40,000 रुपये होगी। ठीक है, ग्रॉस आपकी 40,000 रुपये और इन हैंड सैलरी आपकी लगभग 35,000 रुपये मान के चलिए। ठीक है। ये जो एज ऑफ चैप्टर 6 है, ये पूरे साल का जो CPF रिडक्शन है प्रोग्रेसिव वो दे रखा है कि लगभग 45,213 रुपये इनके फंड में कटेंगे। पूरे साल की जो ग्रॉस सैलरी है यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 4,69,789 रुपये रहने वाली है। ये कुछ फॉर्म 16 की समरी है। 50,000 रुपये एक्सटर्नल डिडक्शन होने के बाद 4,19,789 रह जाएंगे। उसमें जो 45,213 का इन्वेस्टमेंट है, फिर 3,74,000 पे इनकम टैक्स लगा, 6,229 जो क्रेडिट हो गया, मतलब जो नहीं माना जाता, क्योंकि 12,000 रुपये तक का जो इनकम टैक्स है वो टैक्स फ्री होता है। तो इस वीडियो में हमने आपको सारी चीज़ें बताई हैं TD2 से संबंधित, और बहुत सारी चीज़ें अभी डिस्कस करने से रह गई हैं, जैसे कि जब ज्वाइनिंग होगी तो क्या प्रोसेस रहेगा, कब तक हो जाएगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को चाहिए, बॉन्ड की मनी कितनी, क्योंकि बॉन्ड भी भरवाया जाएगा, और एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, किस तरह के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। तो इन सब क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाले वीडियोज़ में। अभी के लिए इस वीडियो को हम इतना ही कंप्लीट करते हैं, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो गया, सारे चीज़ें फैक्चुअल दी गई हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। सारी इन्फॉर्मेशन फैक्चुअल है। लाइक करिए चैनल को, वो वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक है।